सन हमारा सूर्य 4.5 बिलियन ईयर्स पुराना एक आग का गोला है जो हमारे सोलर सिस्टम का इकलौता स्टार है जिसकी वजह से पृथ्वी पर लाइफ पॉसिबल हो पाई है। ये एक महज आग का गोला नहीं है। दूर से देखने पर हम कहां सोच सकते हैं कि जहां हम सिर्फ 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को आसानी से नहीं झेल सकते हैं, वही सूर्य के कोर में जो इसका सबसे अंदर का भाग है वहां लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। हर सुबह जब सूर्य की पहली किरण धरती तक पहुंचती है उसे यहाँ तक पहुंचने के लिए लगभग 500 सेकेंड्स का टाइम लगता है। जितनी एनर्जी इंसान ने अपने एवोल्यूशन से लेकर आज तक यूज की है, हमारा सन इससे ज्यादा एनर्जी हर सेकंड में जनरेट करता है। सन का डायमीटर हमारी अर्थ से 109 गुना ज्यादा है, जिसका मतलब सूर्य में हमारी 13 लाख पृथ्वियां फिट हो सकती हैं। सूर्य की वजह से क्रिप्टो करेंसीज जैसे बिटकॉइन को खतरा हो सकता है। हमें जो ऑरोरास पोलर रीजन में देखने को मिलती है उसके पीछे भी हमारा सूर्य ही है। सूर्य से निकलने वाली थर्मल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कुछ सेकंड में धरती पर तबाही ला सकती है। इसीलिए इसरो ने सन ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट आदित्य L1 को तैयार किया है। इसरो ने पिछले हफ्ते ही भारत को चांद तक पहुंचा दिया है और अब बारी है सूर्य की। इस बार इसरो 2 सितंबर को अपना आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर रहा है। जैसा हमने पिछली वीडियो में चंद्रयान 3 में समझा था कि चांद पर जाने का मकसद क्या है और इसके पीछे इसरो को क्या फायदा होगा, उसी तरह आज हम इस वीडियो में भी समझेंगे कि आदित्य L1 मिशन के पीछे की वजह क्या है और इससे इसरो को क्या फायदा होगा या फिर ये पैसों की बर्बादी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सूर्य की बनावट से। सूर्य हमारे सोलर सिस्टम में सेंटर में है और अर्थ और बाकी प्लैनेट्स सभी इसके चक्कर लगाते रहते हैं। सोलर सिस्टम का लगभग 98% मास हमारे सूर्य का ही है, तो सूर्य कितना बड़ा होगा। इसीलिए सूर्य की ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा है कि सभी ग्रह इसके चक्कर लगाते रहते हैं। अगर हम सन के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर वैसे तो बहुत लेयर्स हैं, लेकिन अभी तक हम सिर्फ कुछ 3 पार्ट्स को ही ढंग से समझ पाए हैं। पहला है कोर, जो सबसे अंदर का पोर्शन है। सूर्य भी बाकी स्टार्स की तरह न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह काम करता है, जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस चलती रहती है। यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब है जब 4 हाइड्रोजन एटम साथ मिलकर हीलियम गैस बनाते रहते हैं, और ये प्रोसेस इतना विशाल है कि यहाँ पर टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और ये प्रोसेस सन के कोर से शुरू होता है, और आप कोर को सूर्य का इंजन समझिए, जहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन से पैदा होने वाली एनर्जी अब बाहर की तरफ मूव होना शुरू करती है। ठीक उसी तरह जैसे गैस के ऊपर उबलते हुए पानी में बबल्स ऊपर की ओर उठते हैं। अब इसके बाद बाहर का दूसरा भाग है फोटोस्फीयर का। इसे सन के एनवायरनमेंट का सबसे निचला और पहला भाग मानते हैं। वैसे तो सन की कोई सरफेस नहीं है, लेकिन फोटोस्फीयर को ही हम यहाँ धरती से देख सकते हैं, तो इसे सरफेस भी मान लिया जाता है। फोटोस्फीयर का मतलब है स्फीयर ऑफ लाइट। यहीं से तो लाइट सोलर सिस्टम में फैलती है। उसे धरती तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लग जाता है। यहाँ का टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री से लेकर 7500 डिग्री तक रहता है। ये पोर्शन लगभग 500 किलोमीटर चौड़ा है, जो सन के 7 लाख किलोमीटर के डायमीटर से काफी पतला है। यहीं से आग की बड़ी बड़ी लपटें बनती हैं, जिन्हें सोलर फ्लेयर्स कहा जाता है। यही सोलर फ्लेयर एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और रेडियो वेव्स को जनरेट करती है। अब इसके बाद एनवायरनमेंट का दूसरा भाग है क्रोमोस्फेयर का, जो रेडिश कलर का दिखाई देता है। और इसके बाद सबसे बाहर वाला पोर्शन कोरोना है। कोरोना में व्हाइट कलर की शेड्स होती हैं, जहां पर आयोनाइज्ड गैसेस बाहर स्पेस में फैलती हैं। यहाँ का टेम्परेचर लगभग 20 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। जैसे ही गैसेस ठंडी होती हैं तो वापस नीचे की तरफ आती हैं, लेकिन पीछे से आने वाली गर्म गैसेस फिर इन्हें बाहर की तरफ धकेलना शुरू करती। इस तरह हमें सोलर विंड्स देखने को मिलती हैं, जो लगातार सूर्य से बाहर आती रहती हैं। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि फोटोस्फीयर का टेम्परेचर कोरोना से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो कोर से ज्यादा नजदीक है। लेकिन कोरोना का टेम्परेचर फोटोस्फीयर से कई हजार गुना ज्यादा है। आप इसे ऐसे समझिए कि आप आग के पास बैठे हैं और आपको गर्मी महसूस हो रही है। जैसे जैसे आप आग से पीछे हटते जाएंगे, आपको आग की गर्मी कम महसूस होगी। लेकिन सूर्य पर ऐसा नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कोरोना का टेम्परेचर फोटोस्फीयर से एबनॉर्मल तरीके से ज्यादा भी है, लेकिन कोरोना हजारों गुना ज्यादा गर्म होने के बावजूद भी बहुत ही डिम है। इसकी ब्राइटनेस फोटोस्फीयर से बहुत ही कम है। इसके पीछे साइंटिस्ट इसकी लो डेंसिटी को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। इसके हाई टेम्परेचर की वजह से ही एनर्जी पार्टिकल्स बहुत ही तेजी से सन की ग्रेविटी से बाहर निकल पाते हैं, और जब कभी कोरोना से बहुत ही ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है और वो स्टॉर्म का रूप ले लेती है, इन्हें कोरोनल मास इजेक्शन CME भी कहा जाता है।
लेकिन हमारी धरती की मैग्नेटिक फील्ड इन स्टॉर्म से हमें प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह बचाती है। लेकिन फिर भी कुछ एनर्जी पार्टिकल्स हमारे पोल्स तक पहुंच जाते हैं और हमें रात को ऑरोरास देखने को मिलते हैं। वैसे तो ऑलमोस्ट हर बार ऐसे स्ट्रॉन्ग सोलर स्टॉर्म से धरती पर इंपैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे भी कई इंसिडेंट हैं जब सोलर स्टॉर्म से धरती पर नुकसान भी हुआ है। साल 1859 में कैरिंगटन में फर्स्ट एवर डॉक्यूमेंटेड इवेंट रिकॉर्ड होता है। उसके बाद 2000 में बस्टिल डे के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म अर्थ को हिट करता है, जिसमें सैटेलाइट्स के शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं और रेडियो ब्लैकआउट भी देखने को मिला। 2003 में तो हैलोवीन स्टॉर्म्स देखने को मिला, जिसमें एयरक्राफ्ट्स के रूट चेंज हो गए जब इंस्ट्रूमेंट्स ने उन्हें गलत रीडिंग्स बताना शुरू कर दिया था। इस वक्त स्वीडन में पावर आउटेज हुई और सोहो द सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी भी कुछ टाइम के लिए बंद हो गई थी। अभी पिछली साल 2022 में स्पेसएक्स को इसी तरह के जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म से बहुत नुकसान हुआ। स्पेसएक्स की स्टारलिंक नेटवर्क की कई सैटेलाइट्स डिस्ट्रॉय हो गई जब टेक्निकल ग्लिच से वो एटमॉस्फेयर में ही जलकर राख हो गई। जितनी भी लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स होती हैं वो थर्मोस्फेयर में ही रहती हैं। इस लेयर की रेंज अर्थ सरफेस से लगभग 600 किलोमीटर की हाइट तक होती है और वहां वैसे भी इतनी हाइट में एयर डेंसिटी बहुत ही कम होती है। जब सोलर स्टॉर्म से टेम्परेचर बढ़ा तो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी नॉर्मल कंडीशन से थोड़ी ज्यादा बढ़ गई और इस वजह से सैटेलाइट के सामने ज्यादा ड्रैग बन जाता है, जिसकी वजह से अब जो फ्रिक्शन बना था उसको वो सैटेलाइट्स झेल नहीं पाई और उनमें आग लग गई। अब आप सोचिए, अर्थ के लो ऑर्बिट पर ऑलरेडी 8000 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स घूम रही हैं, जहां अकेले ही स्टारलिंक 40,000 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स को अगले कुछ सालों में लॉन्च करने वाला है। और अगर एक ही स्टॉर्म ऐसी सभी सैटेलाइट्स को एक साथ ब्लैकआउट कर दे तो सभी सैटेलाइट्स धरती की ओर गिरना शुरू हो जाएंगी और आप खुद समझ सकते हैं कि हम अपने विनाश का हथियार खुद धरती पर ही तैयार कर रहे हैं। इसीलिए सन से आने वाली एनर्जी जहां हमारे लिए यहाँ लाइफ को पॉसिबल बना रही है, वहीं दूसरी ओर पलक झपकते ही हमारे विनाश का कारण भी बन सकती है। जरा सोचिए कि अगर पूरी अर्थ पर इसी वजह से पावर आउटेज हो जाए तो बिटकॉइन जैसे डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क सिस्टम कैसे काम करेंगे। जब दुनिया के ही सभी कंप्यूटर्स बंद हो जाएं जो अपने आप में सर्वर का काम करते हैं, तो क्या बिटकॉइन का रिकॉर्ड बच पाएगा? ये बिटकॉइन होल्ड करने वालों को खुद समझना पड़ेगा और ये उनके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है। खैर, ऐसे ही इंसिडेंट से बचने के लिए आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया जा रहा है। सूर्य के बहुत से नाम हैं और उनमें से आदित्य एक है, इसीलिए इस सैटेलाइट का नाम सूर्य के नाम पर ही रखा गया है। L1 नाम इसकी पोजीशन को लेकर रखा गया। अर्थ और सन या किसी भी दो बॉडीज के बीच ग्रेविटेशनल पुल काम करता है, चाहे आप बात कीजिए अर्थ और मून की या दूसरे प्लैनेट्स की। इन बॉडीज के बीच एक ऐसी पोजीशन भी आती है जहां न्यूट्रल फेस होता है और किसी भी ग्रेविटेशनल फोर्स का एक दूसरे पर इंपैक्ट नहीं पड़ता। ऐसे पॉइंट्स को लैग्रेंजियन पॉइंट्स कहा जाता है और इस तरह के जनरली 5 पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। सन और अर्थ के केस में इन पॉइंट में से इसरो ने L1 को चूज किया है। इसके पीछे की वजह है कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से सीधा सन पर ऑब्जर्वेशन को रखा जा सकता है, जहां पर ना ही किसी एक्लिप्स की वजह से कोई भी ऑब्स्टेकल बीच में आए और सैटेलाइट डायरेक्टली सन और अर्थ के बीच में हो। इस L1 पॉइंट तक पहुंचने के लिए आदित्य को लगभग 4 महीने का समय लग जाएगा। वैसे आदित्य L1 मिशन से पहले भी हमने 2015 में एक और एस्ट्रोनॉमिकल मिशन किया था जिसका नाम था एस्ट्रोसैट, जिससे हम एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रल को समझ रहे थे। आदित्य L1 सैटेलाइट में 7 तरह के पेलोड्स होंगे, जिसे आप इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं। इस L1 पोजीशन पर रहकर आदित्य सोलर एटमॉस्फेयर, सोलर मैग्नेटिक स्टॉर्म्स और कोरोनल मास इंजेक्शन, जिसकी हमने कुछ देर पहले बात की थी, ऐसी ही इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स के बारे में हमें पहले ही बता देगा। L1 की पोजीशन अर्थ से सन की तरफ 15 लाख किलोमीटर दूर है और वहीं पर रहकर आदित्य L1 सन की ऑब्जर्वेशन करेगा। इससे पहले भी नासा का पार्कर सोलर प्रोब को सन के एनवायरनमेंट को स्टडी करने के लिए साल 2018 में लॉन्च किया गया था। ये स्पेसक्राफ्ट सन के बहुत नजदीक से गुजरा है और 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा का टेम्परेचर झेलने के बाद भी सक्सेसफुली उसने डाटा ट्रांसमिट किया है, जबकि आदित्य L1 तो इससे बहुत ही पीछे रहकर डाटा कलेक्ट करेगा और इसीलिए इसे इतना टेम्परेचर नहीं झेलना पड़ेगा। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब कुछ ही दिनों के बाद आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करना, इससे इसरो ने पूरी दुनिया में ये साबित तो कर लिया है कि वो इंडिया की सिर्फ नेशनल स्पेस एजेंसी नाम की नहीं है, बल्कि वो प्रोफेशनल तरीके से इस तरह के बड़े बड़े मिशंस को फ्रीक्वेंटली लॉन्च करने के कैपेबल है। आपको क्या लगता है
कि इसरो इस तरह फ्रीक्वेंटली मिशन को लॉन्च करके दुनिया को क्या दिखा रहा है। जैसे एक गाय के साथ खड़ा किसान एलीट स्पेस क्लब में एंटर होना चाहता है या फिर बाहर बुलाकर स्पेस में अपने मिशन को लॉन्च करते हुए दिखाना चाहता है। साथ ही इसरो के पास एक और बड़ा चैलेंज ये भी है कि इस मिशन में इंडियन मेड इक्विपमेंट्स ही लगे हुए हैं, मतलब इस मिशन में हम इंडिजीनियस इंस्ट्रूमेंट का यूज करने वाले हैं। अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपनी ओपिनियन को डेवलप कीजिए ताकि औरों की सोच आपकी ना बन जाए। अगर आपको ये वीडियो और मेरा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।